सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगर आपको पता होगा तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस की जो क्यूरियोसिटी टेक्स्ट बुक है न्यू एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर नंबर 2 है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आज इस चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे। हमने ऑलरेडी इसके 4 पार्ट्स डिस्कस कर दिए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं वहां पे। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने अडाप्टेशन के बाद ये लास्ट लाइन पढ़ी थी, माउंटेनियस रीजन्स के बाद का हमें आज पढ़ना है। और प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक माउंटेनियस रीजन्स तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। और वो जगह जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, जहाँ पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें वहाँ का हैबिटेट बोलते हैं, उनका हैबिटेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल्स इज द सी और द ओशन। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जो सी टर्टल का जो हैबिटेट होता है वो क्या होता है? वो एक ओशन या तो फिर सी होता है, मीन्स समंदर। द हैबिटेट ऑफ अ कैमल इज हॉट और द कोल्ड डेजर्ट। और वहीं अगर कैमल को देखें तो उसका हैबिटेट कैसा होता है? कैमल का वो हॉट डेजर्ट होता है या तो फिर कोल्ड डेजर्ट होता है। एंड द हैबिटेट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन्स इज द माउंटेन्स। और वही अगर हमने जो रोडोडेंड्रॉन्स ट्री देखा था, उसका हैबिटेट कैसा था? उसका हैबिटेट माउंटेन्स था। वो माउंटेन्स में पाया जाता है क्योंकि। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल। अब किसी भी प्लांट या एनिमल का जो हैबिटेट होता है वो उन्हें क्या क्या प्रोवाइड करता है? उन्हें फूड प्रोवाइड करता है, उन्हें वाटर मीन्स पानी प्रोवाइड करता है, एयर मीन्स हवा प्रोवाइड करता है, शेल्टर मीन्स रहने का घर, शेल्टर प्रोवाइड करता है उन्हें, एंड अदर नीड्स जो उनके सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। अब काफी बार क्या होता है कि काफी तरह की टाइप ऑफ प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं वो सेम हैबिटेट ही शेयर करते हैं। Habitat plays an important role in shaping the biodiversity of a region. अब जो हैबिटेट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? एक बायोडाइवर्सिटी को शेप करने में किसी भी रीजन की। अब यहाँ पर हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सलीम अली, जो 1896 में बॉर्न हुए थे और पूरे इंडिया को ऑब्जर्व किए थे। और इंडिया की डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स जो थी, यानी कि जो बर्ड्स की डाइवर्सिटी थी उन्हें इंडिया में, वो हर जगह पूरी इंडिया को ट्रैवल करके उन्हें ऑब्जर्व किया करते थे। He prepared a list of birds and documented their travel routes and habitats. अब जो सलीम अली थे उन्होंने एक लिस्ट ऑफ बर्ड्स प्रिपेयर किया था और उन्हें डॉक्यूमेंट किया था, और साथ ही साथ अपने ट्रैवल रूट्स और उनके हैबिटेट को भी डॉक्यूमेंट किया था। He recorded the regions with high diversity of birds and took measures to conserve these regions. अब वो उन रीजन्स को रिकॉर्ड किए जहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स थी, और साथ ही साथ वो कुछ मेजर्स लिए किसके लिए? ताकि उस रीजन को प्रोटेक्ट कर पाए जहाँ पे हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स थी, जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स पाई जाती थी इंडिया में। क्यूलार्डियो नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान एंड रगन्नाथितु बर्ड सेंचुरी इन मंध्या कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ रीजन्स ही प्रिजर्व्ड। अब यहाँ पे जो क्यूलार्डियो नेशनल पार्क जो भरतपुर राजस्थान में है, एंड देन उसके बाद रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी जो मंड्या कर्नाटका में है, ये कुछ एग्जाम्पल ऑफ प्लेसेस हैं जिन्हें उन्होंने कंजर्व किया हुआ है। He wrote a landmark series of 10 books on birds of India, Indian subcontinent. अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो बर्ड्स पाई जाती हैं उनके ऊपर इन्होंने पूरी लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स, यानी कि इन्होंने टोटल 10 बुक्स की एक लैंडमार्क सीरीज लिखी थी। ही इज रिफर्ड टू एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। अब जो सलीम अली हैं उन्हें हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी रेफर करते हैं, जाने जाते हैं। ही वॉज अवार्डेड पद्म भूषण इन 1976 और उन्हें पद्म भूषण मिला था 1976 में। तो इस तरह से हमने एक साइंटिस्ट के भी बारे में जान लिया। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। What are the different ways in which you can group plants and animals based on their habitat?
अब वो कुछ डिफरेंट मेथड्स बताइए, वेज बताइए जिनकी हेल्प से आप प्लांट्स और एनिमल्स को उनके हैबिटेट के बेसिस पे ग्रुप कर सकते हैं. One way is to group them into those that live on land and those who live on water. अब हम कैसे इन्हें ग्रुप कर सकते हैं? अब एक तरीका है हमारे पास ये कि हम उन्हें कैसे ग्रुप कर सकते हैं. जो एनिमल्स लैंड पे पाए जाते हैं उन्हें उनके साथ उनके हैबिटेट के हिसाब से ग्रुप कर सकते हैं, और जो एनिमल्स वाटर में पाए जाते हैं उनको अलग ग्रुप में रख सकते हैं. ऐसे भी हम ग्रुप कर सकते हैं. These plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitats. अब वो प्लांट्स और एनिमल्स जो लैंड पे पाए जाते हैं, मीन जमीन पे रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? हमें बोलते हैं कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में वो रहते हैं. और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे एनिमल्स को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं. सब एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन्स. अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के कुछ एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको तो वो है फॉरेस्ट मीन्स जंगल, डेजर्ट, उसके साथ साथ ग्रासलैंड, और उसके साथ जो माउंटेन्स हैं ये कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जाम्पल्स हैं. द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेड टू लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट. अब वो प्लांट्स और एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं. और ऐसे एनिमल्स को और प्लांट्स को हम एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं. Some examples of aquatic habitats are ponds, lakes, rivers and ocean. और कुछ एग्जाम्पल्स अगर aquatic habitats के देखें तो वो होते हैं ponds मीन्स तालाब, lakes मतलब झील, river मतलब नदी एंड oceans मतलब समंदर या फिर सागर. Some animals such as frogs can live in water as well as on land. अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि फ्रॉग को हम अगर देखें वो लैंड पे भी रह सकते हैं और साथ ही साथ वाटर में भी रह सकते हैं. ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस बोलते हैं. What would happen if the habitat of a plant or an animal is damaged? क्या होगा अगर किसी भी प्लांट या एनिमल का हैबिटेट जो है वो डैमेज हो जाए, बर्बाद हो जाए? What would happen if a goat does not get grass to eat? और क्या होगा एक जो गोट है, वो बकरी जो है, वो उसे ग्रास ना मिले, घास ना मिले खाने के लिए? कैन अ फिश सर्वाइव विदाउट वाटर? और क्या एक फिश बिना वाटर के सर्वाइव कर पाएगी? नहीं, वो तो डाई हो जाएगी, नहीं सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि वाटर ही तो उसकी लाइफ होती है. वो वाटर में ही सिर्फ ब्रीथ कर पाती है विद द हेल्प ऑफ गिल्स. Check with your parents, grandparents and neighbors to know about the plant, birds, insect or any other animal they used to see frequently in their childhood but do not see as often now. अब आपको अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर नेबर्स से क्या पूछना है? आपको उन प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स के बारे में ये पूछना है जो वो अपने चाइल्डहुड यानी कि वो अपने बचपन में जो हमेशा देखा करते थे, वो ज्यादा नहीं देखते हैं, बहुत कम ही रेयरली देख पाते हैं. These changes often happen when habitats are damaged. और ये कैसे होते हैं? ये चेंजेस क्यों आते हैं जब किसी भी प्लांट या एनिमल का जो हैबिटेट है वो डैमेज हो जाता है. The damage to habitats of plants and animals result in loss of their homes, food and other resources. और अगर किसी भी प्लांट या एनिमल का जो हैबिटेट है वो डैमेज हो जाता है तो इसका रिजल्ट क्या रहता है? वो अपना शेल्टर यानी कि अपना घर लूज कर देते हैं, घर नहीं मिलता उन्हें, फूड नहीं मिल पाता उन्हें, और भी जो अदर रिसोर्सेस है उनके सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है वो नहीं मिल पाता उन्हें. दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. और इसकी वजह से क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है. द पॉपुलेशन ऑफ the Bengal tiger, cheetah and great Indian bustard have declined in India due to loss of their natural habitats caused by human activities. अब जो पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स जो हैं, चीता जो है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, इनकी पॉपुलेशन इंडिया में काफी ज्यादा कम हो गई है, डिक्लाइन हो गई. क्यों? क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो लॉस हो गया है या फिर डैमेज हो गया है. क्यों? किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से. जैसे कि हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि हम बिल्डिंग्स बना पाए, वहां पे टाउनशिप खड़ी कर पाए. तो इस वजह से काफी ज्यादा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल हैबिटेट जो एनिमल्स का होता है वो लॉस हो जाता है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड सेवरल प्रोडक्ट्स टू कंजर्व अवर बायोडाइवर्सिटी.
अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने काफी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं ताकि वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर पाए, बचा पाए। प्रोजेक्ट टाइगर वार इनिशिएटेड इन 1973 टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर। अब जो प्रोजेक्ट टाइगर भी एक प्रोजेक्ट था जो किस लिए लॉन्च किया गया था, ये 1973 में लॉन्च किया गया था ताकि ये बंगाल टाइगर जो है उसे प्रोटेक्ट कर पाए, उनकी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर पाए। द चीता reintroduction project was initiated in 2022 to restore the population of चीता। अब यहाँ पर चीता री इंट्रोडक्शन एक प्रोजेक्ट था जो कब लॉन्च किया था, ये 2022 में इनिशिएट किया गया था। किस लिए? जो चीता की जो पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हो गई है उसी को रिस्टोर करने के लिए। Similarly, habitats of the great Indian bustard have been declared as protected areas in the state of Gujarat, Rajasthan and Maharashtra। अब वो जगह जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स जो हैं वो रहती हैं, उन एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया है। किस किस स्टेट में? गुजरात में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स पाई जाती हैं। यहाँ पर आप बंगाल टाइगर को देख पा रहे हैं, ये है चीता एंड ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो मुझे एक टाइप ऑफ बर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सैक्रेड ग्रोव्स। सैक्रेड ग्रोव्स आर अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। अब जो सैक्रेड ग्रोव्स हैं ये अनडिस्टर्ब पैचेस हैं। अनडिस्टर्ब मतलब जिन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं हुई हैं। पैचेस ऑफ फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट का हिस्सा है। देयर साइजेस में वेरी फ्रॉम क्विट स्मॉल टू वेरी लार्ज। और इनकी साइज कैसी है? ये काफी ज्यादा छोटी से और काफी ज्यादा बड़ी तक होती है। सैक्रेड ग्रोव्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया। अब जो सैक्रेड ग्रोव्स हैं ये इंडिया के हर एक पार्ट में पाए जाते हैं, इंडिया में हर जगह पाए जाते हैं, यानी कि इनकी कोई फिक्स जगह नहीं है। दे आर होम्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये काफी सारे डिफरेंट प्लांट्स और टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के घर हैं, इंक्लूडिंग न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट्स। और काफी सारे मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से हम मेडिसिन बना पाते हैं। These are protected by the local community and no one is allowed to harm any animals and cut trees in these groves। अब इन्हें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? इन्हें वहां के आसपास की रहने वाली लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्ट की है और इसके अंदर किसी भी एनिमल को हार्म करना नहीं अलाउ है। और यहाँ पे पेड़ कटने यानी कि ट्रीज कट करना भी अलाउ नहीं है, बैन है। और डिस्टर्ब द एरिया, और एरिया को डिस्टर्ब करना भी नहीं अलाउ है। This way, sacred groves are a community protected treasure of biodiversity। और इस तरह से जो sacred grove forest है ये कम्युनिटी जो है इन्हें प्रोटेक्ट करती है। और इसकी जो बायोडाइवर्सिटी है और ये बायोडाइवर्सिटी का खजाना है, ट्रेजर है। फाइंड आउट अबाउट द सैक्रेड ग्रोव्स इन योर रीजन। अब आपको क्या करना है, अपने रीजन में ही सैक्रेड ग्रोव्स को फाइंड करना है कि क्या आपके रीजन में भी कहीं सैक्रेड ग्रोव्स हैं कि नहीं। We must protect biodiversity to ensure our planet is full of life, helping plants and animals and survive। and अब हमें बायोडाइवर्सिटी को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें ताकि जो प्लानेट अर्थ है हमारी उस पर हमेशा लाइफ बनी रहे और जिससे प्लांट्स और एनिमल्स सरवाइव कर पाए और बढ़ पाए। अब इस तरह से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। मैंने इस वीडियो में आपको पूरी चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझाई है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स और साथ ही साथ समरी एंड देन उसके बाद हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इसके बाकी के 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में हमारे चैनल के मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।